पारुल शर्मा, स्वागत है आप सभी का बात आज की चैनल पे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि पर समाज ने किया उनकी सेवाओं को नमन। जिले भर में दिवंगत आत्मा को अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। डीजीपी उमेश मिश्रा के आदेश पर साप्ताहिक अवकाश के लिए पायलट प्रोजेक्ट का काम शुरू। गेगल थाने को प्रयोग के लिए किया चयनित। भगवानगंज नाले के पास रिहायशी मकानों को अवैध प्रदाकर निगम ने किया ध्वस्त। नाराज परिवारों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। अजमेर की मुस्तैद पुलिस को आए दिन चुनौती दे रहे हैं अपराधी। लूट और चोरियों की वारदात नहीं छोड़ रहे पीछा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को टक्कर देने के लिए भाजपा हुई तैयार। जन आक्रोश रैली की तैयारियां शुरू। अखिल भारतीय महात्मा फूले समता परिषद की ओर से समाज सुधारक नारी शिक्षा के प्रेरक महात्मा ज्योतिबा फूले की 132वीं पुण्यतिथि पर रविवार को पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि कार्यक्रम अजमेर क्लब चौराहा स्थित प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर मनाई गई। इसी तरह नसीराबाद शहर में अंबेडकर सर्किल के निकट महात्मा ज्योतिबा फूले पर पुष्पांजलि अर्पित कर 132वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर विभिन्न संगठनों ने ज्योतिबा फूले अमर रहे जैसे नारे लगाकर उनकी मूर्ति पर फूल गुच्छे अर्पित भी किए। भारत में जात पात और सामाजिक असमानता के खिलाफ जिन लोगों ने संघर्ष किया है उनमें महात्मा ज्योतिबा फूले का नाम सबसे आगे है। एक विशेष सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, समाज सेवक और लेखक के रूप में मशहूर ज्योतिबा फूले देश में विशेषकर महाराष्ट्र में छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने और वंचित तबके को मजबूती प्रदान करने का काम किया था। अपने इस काम के लिए ज्योतिबा ने समाज के सभी तबकों को अपने साथ लेने में भी सफलता पाई और व्यापक तौर पर एक बदलाव लाने में सफल रहे। आज 28 नवंबर को ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि मनाई गई। महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल पर सभी सर्वधर्म की तरफ से और माली समाज की तरफ से बाबा साहब की पुण्यतिथि पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। और बाबा साहब वो शख्सियत हैं जिसने पूरे भारतवर्ष में शिक्षा की एक अलग जगह और महिलाओं को घरों से बाहर निकलकर शिक्षा की तरफ आकर्षित करना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना के लिए प्रेरित किया। और हम सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारे आसपास के समाज और पूरे अजमेर शहर में हम सभी को मिलकर परिवर्तन करना चाहिए। जो भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और एक बार आपके चैनल के माध्यम से यही मैं दरखास्त करना चाहूँगा कि महात्मा ज्योतिबा फूले और माँ सावित्रीबाई फूले सर्किल पर जो आज कार्यक्रम किया गया है वो बहुत ही अच्छा है और हम सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी तरह अजमेर के नसीराबाद शहर में आज ब्यावर मार्ग स्थित अंबेडकर सर्किल के निकट समस्त नगर वासियों ने समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर 132वीं पुण्यतिथि मनाई और महात्मा ज्योतिबा फूले की जीवनी पर प्रकाश डाला। आज महात्मा ज्योतिबा राव फूले की 132वीं पुण्यतिथि मनाई गई। यहाँ सभी पुण्यतिथि मनाने के लिए एकत्रित हुए और मैं इनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि व नमन करती हूँ। और ये समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज में छुआछूत और भेदभाव की नीति को दूर किया और गरीबों और SC/ST समाज में जो भी कुरीतियाँ थी उन्हें ख़त्म किया। और मेरा यही कहना है कि इनके जो भी आदर्श है नियमों का पालन करना चाहिए, इनकी बताई गई राह पर चलना चाहिए और इन्होंने समाज में बहुत ही अच्छा कार्य किया। धन्यवाद। राजस्थान ललित कला अकादमी एवं अखिल भारतीय सावित्रीबाई फूले समता परिषद द्वारा सोमवार 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक कचहरी रोड स्थित गुजराती स्कूल में मिलन कला कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम आयोजन करता राजस्थान ललित कला अकादमी की सदस्य ममता चौहान ने बताया कि यह कार्यशाला महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि पर प्रारंभ की गई। कार्यशाला में अजमेर के समस्त विद्यालयों में ऐसे विद्यार्थी जो कि मृण कला के
अंदर रुचि रखते हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सदस्य ममता चौहान ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि शहर, गांव, गली में जो भी विद्यार्थी मृण कला में रुचि रखते हों उन्हें राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से कला को आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उनमें कला का संचार हो। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रख्यात कलाविद श्री राम जायसवाल द्वारा किया गया। मुझे लगा करता है कि शायद नगर को फिर से संवेदनशील बनाने का एक कार्यक्रम चल रहा है। ये आज हमने 28 नवंबर को ज्योतिबा फूले जो हैं उनकी पुण्यतिथि पर राजस्थान ललित कला अकादमी और सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय जागृति मंच के संयुक्त तत्वाधान में क्ले की वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षक के तौर पर हमारे साथ में कृष्णा जी प्रजापत हैं जो कि जयपुर से हैं, और आज हमारे कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया है वो हमारे कलाविद श्री राम जी जायसवाल ने किया है। सर, इसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं श्री अशोक जी गहलोत, उनकी ये सोच रही है कि किसी भी प्रकार का कार्य हो वो धरातल पे जाके हो, मतलब सभी के पास पहुंचे, हर जगह पे पहुंचे, वो नगर हो, कस्बा हो या जिला हो। तो उसी सोच को हमने आगे रखते हुए आज कलाकारों के लिए एक ये वर्कशॉप आयोजित कराई है जिसमें क्ले से बने आर्टिकल बनाना सिखाया जाएगा। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 132वीं पुण्यतिथि आज 28 नवंबर सोमवार को तीर्थ नगरी पुष्कर के निर्माणाधीन ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई फूले सर्किल पर मनाई गई। महात्मा ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई फूले विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान उपस्थित समाज बंधुओं और गणमान्य अतिथियों ने महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। महात्मा ज्योतिबा फूले राष्ट्रीय जागृति मंच के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ताराचंद गहलोत ने श्रद्धांजलि सभा एवं विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले समाज में शैक्षणिक क्रांति लाने के साथ ही महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। महात्मा फूले के प्रयासों से बालिका शिक्षा का विकास संभव हो सका है। उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाते हुए उनका अनुसरण करना चाहिए। समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय सैनी ने कहा कि महात्मा फूले के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। युवा पीढ़ी से समाज में व्याप्त बुराइयों को जड़ से मिटाने का भी आह्वान किया। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले व भारत की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले दोनों ही साथ में प्रतिमा लगाने के लिए 20 अगस्त 2020 को आवेदन किया था। इसमें गनाहेड़ा तिराहे पर जमीन चिन्हित की गई, जिसमें नगर पालिका बोर्ड ने प्रस्ताव पारित किया था, जिसको लेकर विभागों ने एनओसी दी, जिस पर संभागीय आयुक्त स्तर पर गठित समिति की बैठक 13 अप्रैल 2022 को आयोजित कर इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा चुकी है। बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार पूर्व निर्धारित नक्शे के अनुसार नगर पालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा गनाहेड़ा तिराहे पर उक्त जमीन उपलब्ध कराई गई। जमीन का स्वामित्व सरकार का होगा। स्थापित मूर्ति व जमीन की देखरेख और सुरक्षा महात्मा ज्योतिबा फूले राष्ट्रीय जागृति मंच के जिम्मे रहेगी। मंच में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ताराचंद गहलोत ने बताया कि लगभग 3 लाख रुपए की लागत से अष्टधातु की मूर्ति का निर्माण करवाया गया है। जमीन पर सुरक्षा हेतु 4 दीवारी और राहगीरों के लिए पेयजल व्यवस्था कराई जाएगी। गहलोत ने बताया कि आगामी दिसंबर माह में मूर्तियों का अनावरण किया जाएगा। क्रांतिवीर हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि है। आज के दिन 28 नवंबर 1890 के अंदर उनका देहांत हुआ था। महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने जिस प्रकार से समाज सुधार के और सांस्कृतिक सुधार के जो कार्य किए थे, क्योंकि उस समय में छुआछूत का बहुत बड़ा बोलबाला था और महात्मा ज्योतिबा फूले ने इसको एक मिशन के रूप में लिया, नारी शिक्षा को। क्योंकि उस समय में आप कल्पना कीजिए जब पुरुषों के लिए शिक्षा नहीं थी, उस समय में नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया और उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा करके राष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव दिलाया। ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी की पुण्यतिथि आज पूरे भारत में मनाई जा रही है। उनके नाम पे जगह जगह छात्रावास, स्कूल, कॉलेज खोले जा रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले की 132वीं पुण्यतिथि आज गनाड़ा तिराहे के ऊपर पहली बार हम लोग ये जुमला मनाने जा रहे हैं। आज के दिन महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपना शरीर छोड़ा था और महात्मा ज्योतिबा फूले को पूरा देश याद करता है। इनके जो महान कार्य, ये महान समाज सुधारक थे। अनपढ़ पत्नी को इन्होंने पढ़ा लिखा करके हिंदुस्तान की पहली महिला शिक्षिका का गौरव प्रदान कराया, वो महात्मा फूले ने कराया। ये दलितों के मसीहा के रूप में दलित, किसान
और मजदूरों के लिए भी इन्होंने रात्रिकालीन स्कूलें खोली थी महाराष्ट्र के अंदर। और 18 स्कूलें जो पहले दलितों को और पिछड़ों को जो पढ़ाई से वंचित होते थे, सरकारी स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता था, वो महात्मा फुले ने ये प्राइवेट स्कूलें खुला कर गए और बिल्कुल जो हमने निःशुल्क उन्होंने ये सेवाएं दी है। आज श्रद्धा से आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में एक सूने मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। पीड़ित अपनी मां के साथ अजमेर में रहता है और दादी से मिलने के लिए नागौर में अपने गांव गया था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दे डाला। थाने के सब इंस्पेक्टर बुदाराम ने बताया कि ताले तोड़कर चोर जेवरात व नकदी ले गए। वापस लौटे तो पता चला पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मित्रनगर रातीडांग में रह रहे दीपक प्रजापत पुत्र कालूराम प्रजापत ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह अपनी मां के साथ यहाँ रहता है और 25 नवंबर को अपनी दादी से मिलने के लिए पी तावला नागौर गांव गया। जब लौटा तो देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है और घर में 50,000 और चांदी की 2 पाइजेब, सोने की 1 अंगूठी, 1 जोड़ी कान के झुमके चोरी हुए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच की शुरुआत आसपास के सीसीटीवी भी खंगाल रही है। दीपक प्रजापति ने रिपोर्ट दी थी थाने पर मित्रनगर रातीडांग से कि मैं और मेरी माँ दोनों गांव गए थे पी। हम कल वापस 25 तारीख को गए थे, कल वापस आके देखा तो कमरे का ताला टूटा हुआ था और सामान अंदर बिखरा हुआ था। चेक करने पर देखा तो 2 चांदी पाइजेब थी और 50,000 रुपए वो नगद बता रहा था, वो 20 गए हैं। कंफर्म नहीं है वो फिर भी बता रहा है 50,000 रुपये। उसने कहा मैं कल अंकल रिपोर्ट पेश कर दूंगा, यदि उसमें मेरे पैसे गए मैं आपको बता दूंगा। तो कमरे का ताला टूटा हुआ था और सामान बिक रहा था उसमें से। सर कोई फुटेज भी लगे? फुटेज कोई आसपास कोई कैमरे थे नहीं, सीसीटीवी फुटेज देखा आसपास तो कोई कैमरे लगे हुए नहीं थे। अजमेर में लूट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब लूट और चोरी की वारदातें सामने ना आई हों। ऐसा ही एक मामला कृष्णगंज थाना क्षेत्र का सामने आया है, जिसमें परिवादी के सोने के जेवरात के बैग को झपट्टा मारकर लुटेरे ले उड़े। ऐसा ही एक मामला कृष्णगंज थाना क्षेत्र का सामने आया है, जिसमें परिवादी के सोने के जेवरात के बैग को झपट्टा मारकर लुटेरे ले उड़े। पीड़ित ने थाने पर रिपोर्ट पेश की कि पीड़ित परिवार की रिपोर्ट पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। थाने के एएसआई अमरचंद ने जानकारी देते हुए बताया कि मनोज कुमार जैन ने रिपोर्ट दी है कि जिसमें बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा था, जो कि वैशाली नगर शांतिपुरा में स्थित है। मनोज अपने साथ ही एक बैग में 2 सोने की चैन और 1 सोने की अंगूठी थी और करीब 70-80 हजार रुपए नकद थे। जब वो पुरानी चौपाटी से गुजर रहे थे तो अज्ञात लुटेरों ने उसकी पत्नी के हाथ से बैग झपट्टा मारकर बैग उड़ा लिया और फरार हो गया, जिस पर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कल दिनांक 27/11/2022 को श्री मनोज कुमार जैन ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट दी कि मैं नए बाजार से सोने चांदी के जेवर जिनमें 1 चैन, 2 चैन और 1 अंगूठी लेकर अपने नए बाजार से अपने घर आ रहा था। रास्ते में चौपाटी के पास पहुंचा तो मेरी मिसेज स्कूटी के पीछे बैठी थी। 2 अज्ञात युवकों ने मेरी पत्नी के हाथ से बैग छीन लिया। बैग छीनकर वो भगे। परिवारी मनोज कुमार जैन शांतिपुरा के रहने वाले हैं। हम नए बाजार से अपने घर जा रहे थे। कैश भी कर 70-80 हजार रुपए केस बता रहे हैं। फुटेज को अभी मालूम किया जा रहा है, अभी तक किसी प्रकार की फुटेज प्राप्त नहीं है। पिछले 22 सालों से भगवानगंज नाले के पास परिवार सहित रह रहे लोगों के मकानों को नगर निगम ने अवैध मानकर रविवार सुबह जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से नाराज पीड़ित परिवारों ने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच कर अवैध कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित परिवारों ने बताया कि वह और उनका परिवार पिछले 22 सालों से ज्यादा समय से वहां रह रहा है। बिजली पानी सहित मकान के सभी संबंधित दस्तावेज भी उनके पास हैं, मगर निगम अधिकारियों ने उनकी कार्रवाई के दौरान एक नहीं सुनी और एक के बाद एक सभी मकानों को तोड़ दिया, जिससे वह बेघर हो गए। भारी हो गई है, घर से बेघर हो गए। अब 5 बच्चे की औरतें, बउआ, पोती पोते नवासी में लेकर कहाँ जाओ रोड पर। आज भी मेरा गुजर गया और मैं 70 साल से रह रही हूँ उसी जगह पर। जब कुछ भी मेरा नुकसान हुआ नहीं, आप कल ही मेरा मकान तोड़ा तो भी हमने कुछ नहीं बोला। अब हम वहीं रहना चाहते हैं। हमारे
मैंने झोपड़ी डाल ली है, उस झोपड़ी को हम नहीं छोड़ेंगे। अब हम मैं लेकर कहाँ जाऊँ रोड पर? अभी सर्दी का टाइम में किसका मकान मैं कहाँ से लाऊं गरीब आदमी? हमारे साथ कल बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई है, जिसमें हमारे मकान तोड़ दिए गए हैं नगर निगम द्वारा। हम कई बार फरियाद लेके आए, नगर निगम से हमारे को कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला और उसके बदले में हमारे साथ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई है, जिसमें हमारा काफी नुकसान हुआ। दर बदर हमारे सामान बिखरे पड़े हैं। अब सर्दी में हम बेघर हो गए, हम कहाँ जावें? तोड़ने के बावजूद फिर हमने वापस से पुनः हमने अपनी झोपड़ी डाली है। हम कलेक्टर साहब के पास यही फरियाद लेके आए कि हमें आप नगर निगम को पाबंद करो और हम यथास्थान पर रहेंगे, ताकि पुनः हमें वहाँ से हटाया नहीं जाए। भगवानगंज पुलिस चौकी के पीछे फरीदाबाद रोड अजमेर हम 40 वर्ष से निवास कर रहे हैं, जिसमें मेरे पास पानी का लाइट का 22 साल पूर्व पानी का लाइट का बिल है मेरे पास, और 22 साल पुरानी मेरे पास आयुक्त महोदय को मैंने एक विज्ञप्ति प्रेषित की थी, वो लेटर है मेरे पास। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा के आदेश पर पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की मंशा से अजमेर में गेगल थाने को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने सोमवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए जानकारी दी कि गेगल थाने में सोमवार से प्रायोजित तौर पर शुरू होने वाले साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू होने के बाद अजमेर जिला और बाद में पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। आज से शुरू हो रहा है इस पायलट प्रोजेक्ट की अधिकारी जिला स्तर पर हर सोमवार को समीक्षा करेंगे। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने 24 नवंबर को अजमेर यात्रा में पुलिस थानों में तैनात जवानों के विपरीत और कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करने पर पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मियों को राज कार्य के साथ साथ स्वास्थ्य, पारिवारिक व सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस पर उन्होंने पुलिस थानों में तैनात कांस्टेबल को साप्ताहिक अवकाश देने की योजना का प्रायोगिक प्रशिक्षण अजमेर में शुरू करने की मंशा जताई। डीजीपी ने थाने पर सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसे अब पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। अजमेर के एसपी चुनाराम जाट ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत गेगल थाने का चुनाव किया है। इस पुलिस थाने में 28 नवंबर से पुलिस के जवानों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। साप्ताहिक अवकाश योजना 28 नवंबर से थाने चौकी पर लागू की गई। इसकी हर सोमवार को मुख्यालय स्तर पर समीक्षा की जाएगी। इसके तहत गेगल थाने के 4 जवानों को पहला साप्ताहिक विश्राम सोमवार को दिया गया। इसके बाद से प्रतिदिन औसतन 4 सिपाही साप्ताहिक अवकाश पर रहेंगे। अवकाश दिन और किस कांस्टेबल को यह दिया जाना है, इसका चयन थानाधिकारी करेंगे। जो आदरणीय डीजीपी साहब की मंशा अनुसार और उनके निर्देशानुसार और आईजीपी सर जो अजमेर रेंज है, उनसे विचार विमर्श के पश्चात हमने हमारे जवानों को जो थाने और चौकियों पे पदस्थापित है उनको वीक के अंदर एक दिन रेस्ट देने का डिसीजन लिया है, और ये हमारे गेगल थाने से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लागू कर रहे हैं। इससे हमारे जवानों को थोड़ी सुविधा रहेगी, उनके घरेलू सामाजिक जो कार्यक्रम हैं या परिवार के साथ में वो अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकें और उनके तनाव में कमी आए। इसको लेकर के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू कर रहे हैं। इससे किस तरह की समस्याएं हमारी वर्किंग के अंदर आएगी या किस तरह की पॉजिटिव चीजें हैं वो हमारी वर्किंग के अंदर आएगी, इसको लेकर के हम सप्ताह भर बाद में एक रिव्यू करेंगे और इसके जो कमियां हैं उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है, और इस जो पायलट प्रोजेक्ट के बाद में जो ये डिसीजन है उसमें किन किन चीजों को और शामिल किया जाए और किस तरह से इसको लागू किया जाए, उसको लेकर के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। और इसके बाद में एक सप्ताह के बाद में हम पहले सर्किल लेवल पे इसको लागू करेंगे और उसके बाद में जिला स्तर पे इसको लागू करेंगे, और उनकी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो फिर आदरणीय डीजीपी सर को सबमिट की जाएगी आईजी साहब के थ्रू। ये जो हम अभी लागू कर रहे हैं ये स्पेशली है कि हमारे जवान को, हर जवान को सप्ताह में एक दिन का रेस्ट मिले। अगर किसी दिन त्योहार है या इलेक्शन है या फिर कोई वीवीआईपी विजिट्स है तो उस दिन हम इसे किस तरह से लागू किया कर सकें, या उस दिन इसका कैंसिल रहेगा या क्या रहेगा, इसको लेकर के ये पायलट प्रोजेक्ट के बाद में जो रिपोर्ट्स आएगी उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की चुनाव रैली के तहत जनाक्रोश रथ यात्रा अजमेर में 2 दिसंबर को निकाली जाएगी। इससे पहले जयपुर में 1 दिसंबर को 55 रथ रवाना किए जाएंगे। इसके बाद 200 विधानसभाओं में अलग अलग तारीख को रथ भेजे जाएंगे।
रथ यात्रा में वर्तमान कांग्रेस सरकार की विफलताओं और वादा खिलाफी को जनता के सामने रखा जाएगा। सोमवार को पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी द्वारा अजमेर भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस जन आक्रोश यात्रा की जानकारी दी गई। सोमवार को जयपुर रोड स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि राजस्थान की सरकार को 17 तारीख को 4 साल पूरे होने वाले हैं। राजस्थान में हर मोर्चे पर सरकार विफल हुई है, विकास पूरी तरह ठप है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इसे लेकर कांग्रेस सरकार अपनी 4 साल की उपलब्धियों को लेकर वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाल रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय सरकार ने किसानों के ऋण माफी, बेरोजगारी भत्ता देने के कई वायदे जनता से किए थे, लेकिन कोई भी वादे कांग्रेस सरकार द्वारा पूरे नहीं किए गए। चतुर्वेदी ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से जर्जर है। कन्हैयालाल हत्याकांड का प्रकरण में विशेष इस वर्ग के लोगों ने केवल अपनी भावना व्यक्त की थी। इसके बाद पुजारियों की जगह जगह हत्या होने लगी। महिलाओं के दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में लगातार बढ़ रही है। हालत यह है कि महिलाएं कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक अपने मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं। सत्ता का संघर्ष राजस्थान में चल रहा है। उन्होंने कहा कि 75 के दशक में एक पिक्चर आई थी किस्सा कुर्सी का, बाद में बैंड हो गई। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पूरी तरह किस्सा कुर्सी का चल रहा है और एक व्यक्ति दूसरे को गिराने में लगा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में राजस्थान की जनता पीस रही है। सभी विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जन आक्रोश निकालने जा रही है। चतुर्वेदी ने बताया कि राजस्थान में जयपुर से 1 तारीख को 55 रातों की रवानगी जन आक्रोश यात्रा के तहत निकाली जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस रथ को रवाना करेंगे। 200 विधानसभाओं में यह रात चलेंगे। उन्होंने कहा कि 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक यह यात्रा चलेगी। इस यात्रा में पार्टी का थीम सॉन्ग्स लोगो भी है। इसके साथ ही शिकायत पेटिका भी रखी गई है। लोग इसमें अपनी सुझाव देंगे। इस सब के माध्यम से सरकार के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया जाएगा। चतुर्वेदी ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों पर राजस्थान पहला राज्य है जिसमें वैट की कमी नहीं हुई है। बाकी सभी राज्यों में वैट की कमी हुई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालक पड़ोसी राज्यों से पेट्रोल भरवा रहे हैं। यह सरकार की कूटनीति का परिणाम है। चतुर्वेदी ने राहुल के भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस में विघटन है, उसे जोड़ने को लेकर निकले तो अच्छा होगा। वहीं चतुर्वेदी ने राजस्थान में सीएम चेहरे को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर चुनाव लड़ेगी। राजस्थान की सरकार को 17 तारीख को 4 साल पूरे होंगे और इन 4 साल को मैं जहां जिस प्रकार की सरकार की स्थिति है, एक तरह से कह सकते हैं कि राजस्थान में हर मोर्चे पर सरकार विफल रही है। और एक शब्द में कहें तो जहां विकास पूरी तरह ठप है, कानून के नाते जंगल राज है, ये सब स्थितियों को लेकर के जहां सरकार अपनी 4 साल की उपलब्धियों को लेकर के वर्षगांठ बनाने की तैयारी कर रही है, जश्न की तैयारी कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि अब सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, असंतोष नहीं है। सामान्यतः होता है कि इंसान 4 साल के बाद किसी भी सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो जाती है, लेकिन ये पहली ऐसी सरकार है जिसके खिलाफ एक जबरदस्त जन आक्रोश है। उस जन आक्रोश को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश रैलियां सारे राजस्थान में निकालने का तय किया है। हम बात करें तो राजस्थान में चुनाव के समय इस सरकार ने कुछ वादे किए थे। उनमें प्रमुख वादा था जिसमें उनके खुद के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 10 तक गिनती गिन के कहा था कि किसानों के ऋणों की माफी हम 10 दिन में कर देंगे। 1, 2, 3 गिनती बोलकर कहा था। आज भी किसान ऋण माफी की बात जो रहा है, उल्टा ये हो रहा है कि उसकी जमीन की नीलामी के नोटिस आ गए और अब तक राजस्थान में कोई 12 के आसपास किसानों ने आत्महत्या इस कारण कर ली क्योंकि उनको जमीन की कुर्की के नोटिस आए। उन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। बहुत सारे युवाओं ने अपने खाते भी खुलवा लिए, लेकिन आज भी बेरोजगारी भत्ते का प्रश्न जहां था वहीं टिका हुआ है। चुनाव के समय वादा किया था कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो कर्मचारी लगे हुए हैं उन सबके नियमितीकरण का काम करेंगे। बीडी कल्ला जी की कमेटी पहली कैबिनेट की मीटिंग बनाई थी। शायद बीडी कल्ला जी भूल गए कि मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूं, वो फाइलों में धूल चाट रही है। उसके उल्टा ये हो रहा है कि आजकल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए कर्मचारी हैं वो नियमितीकरण के लिए जब संघर्ष करते हैं तो लाठी गोली उनको दी जाती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। इसी प्रकार बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। एक बड़ा वादा उस समय की कांग्रेस सरकार ने किया था, लेकिन बिजली की कीमतों में
पिछले दरवाजे से 12 बार टैक्स का अलग रूप से बढ़ा करके बिजली की वर्चुअली उसकी कीमतें बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री राजस्थान की सरकार के द्वारा किया, चुनाव के वादे की। पेट्रोल की कीमत में राजस्थान ही पहला ऐसा राज्य है जिसमें केंद्र ने लगभग 12 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की, लेकिन राजस्थान को जो उनको वैट में कटौती करनी थी, बार बार कई राज्य, केवल 1-2 राज्यों को छोड़कर के सब राज्यों ने कटौती की। राजस्थान ऐसा एकमात्र राज्य है जिसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की। इसी कारण से अजमेर में तो किसी प्रांत का अपना बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन राजस्थान के जिन बॉर्डर्स के ऊपर आज पेट्रोल पंप हैं वो पड़ोसी राज्यों में जाकर के तेल डलवा रहे हैं, यहाँ के पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। ये सरकार की कुनीति का परिणाम। और एक व्यक्ति दूसरे को गिराने का पूरा षड्यंत्र, इसमें सारी राजस्थान की जनता पिस रही है, उनके मौलिक विषयों को पूरे नजरअंदाज किया जा रहा है। इन सब विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक जन आक्रोश रैली निकालने का तय किया। औपचारिक को उसकी लॉन्चिंग 1 तारीख को जयपुर से लगभग 55 रथों की रवानगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी रवाना करेंगे। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स, प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग बॉडी। सभी सुविधाओं सहित, तो क्यों ना मनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील अजमेर। संपर्क करें 8209425287। शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, LED, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ। 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5, नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better। अजमेर में ऑल इंडिया सूफी सज्जनशील काउंसिल की मेजबानी में रविवार को हुए एक शाम भारत के नाम सर्वधर्म सभा सर्व संगठन कार्यक्रम में देश को भारत ही कहने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने देश की एकता और अखंडता को कायम रखने का आह्वान किया। जवाहर रंगमंच पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न धर्म गुरुओं के साथ ही आम लोगों ने भी शिरकत की। दरगाह दीवान जैनुल आबेदीन ने भी एकता और अखंडता के लिए मिलकर चलने की बात कही। कार्यक्रम संयोजक दरगाह दीवान के बेटे नसरुद्दीन ने कार्यक्रम रूपरेखा की जानकारी देते हुए बताया कि हम राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं, लेकिन जो भी हुकूमत होगी उसके साथ चलना ही पड़ेगा, तभी मुल्क का विकास होगा। और हम सबका भी इस कार्यक्रम को लेकर 30 जुलाई को दिल्ली में कॉन्फ्रेंस की गई थी। देश भर में 40 जगह इस तरह की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अजमेर में इसका समापन था। हबीबुर रहमान नियाजी ने कहा कि यह शहर सभी धर्मों का गुलदस्ता है, हमें भारतीय होने पर गर्व है। सिख समुदाय के JS सोकी ने बताया कि अजमेर का परिचय देते समय दरगाह और ब्रह्मा मंदिर का जिक्र किया जाता है। यहाँ का चर्च और पुष्कर का गुरुद्वारा भी ऐतिहासिक है। जैन धर्म का भी यहाँ ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सुबह अजान, आरती, शब्द कीर्तन और चर्च में प्रेयर होती है। इस सद्भाव को देश के अन्य हिस्सों में ले जाने का प्रयास यह कार्यक्रम है। जैन तीर्थ नारेली के पुजारी सुखांत महाराज ने कहा कि हम चाहते हैं कि हर शाम भारत के नाम रहे। यह एक ऐसा देश है जिसमें सभी संप्रदाय शामिल हैं। पूरी पृथ्वी ही पर जन्म लेने वाले हमारे भाई हैं। अजमेर में प्यार की गंगा बहती है। भारत के नाम जो रखा है, निश्चित ही है उपस्थित सभी हमारे धर्मगुरु भाई लोग और आप सभी लोग बहुत
भाग्यवान है जो यहाँ पर उपस्थित हुए कि अजमेर जो धरा है जहाँ पर सभी धर्मों का विशेष सम्मान किया जाता है, एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव से रहा जाता है। हम लोगों ने ये तय किया था कि हम हर शहर में, हर गांव में, छोटे छोटे कस्बों में जाकर के इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस अगर आप 5 स्टार होटल में कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि उसका असर जो है 4 दीवारी बंद रह जाएगा। और इंटेलेक्चुअल आते हैं 5 स्टार होटल में, सब दे आर ऑलरेडी गाइडेड, माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उनको जरूरत नहीं होती है इंटरफेथ की। मैं समझता हूँ तो ऑलरेडी समाज के अच्छा काम करते हैं। आज एक शाम भारत के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ अजमेर शरीफ के अंदर। अजमेर एक धार्मिक नगरी के नाम से जानी जाती है। अजमेर ब्रह्मा की नगरी और ख्वाजा की नगरी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर समस्त समाज के संगठन, धार्मिक संगठन, धर्मगुरुओं ने और बाहर से भी कई शहरों से धर्मगुरु आए, उन्होंने सब भाग लिया और यही आह्वान किया कि राष्ट्र ही सबसे ऊपर है, राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और एक सिग्नेचर अभियान भी चलाया गया है कि इंडिया को भारत कहा जाए, इंडिया ना कहा जाए, भारत को भारत कहा जाए। इसकी शुरुआत भी आज सब धर्मगुरुओं ने अपने सिग्नेचर के साथ की है। एक ही अपने आप में नई अनोखी पहल है अजमेर शहर के अंदर। अजमेर पूरी दुनिया में अपने धार्मिक अस्तित्व की वजह से जाना जाता है। अजमेर से जो पैगाम जाता है पूरी दुनिया में जाता है और हम समझते हैं हमने जो पैगाम दिया सब धर्मगुरुओं को, सब सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके वो पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश में एक इफेक्टिव असर करेगा और लोग जागरूक होंगे कि देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, देश के निर्माण के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, भारत में सब धर्मों को हमेशा सम्मान मिलता रहा है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है पहला जो भारत को एकता और अखंडता में पूर्ण का कार्यक्रम है। मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ सभी आयोजकों को। ऐसे कार्यक्रम राजस्थान में नहीं पूरे देश में होते रहने चाहिए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष सफीक खान ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगों को लेकर कार्यवाही की मांग की है। जिला अध्यक्ष सफीक खान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नए संविधान नियम 2022 के अंतर्गत पिछले 21 वर्षों से कार्यरत मदरसा पैरा टीचर शिक्षा सहयोगियों की पूर्व सेवा को शून्य कर दिया गया है। अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम में कार्यरत अधिकारियों ने पिछले 4 वर्षों में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को ऋण देने का कार्य भी लगभग बंद कर दिया है। वहीं आगामी जनवरी माह में ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स आ रहा है, जिसके लिए प्रशासन द्वारा अभी तक उर्स को लेकर कोई भी तैयारी नहीं की गई है। दरगाह क्षेत्र में समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। इन सभी मांगों को जल्द से जल्द सरकार द्वारा पूरा किया जाए। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक जी के निर्देशानुसार प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कांग्रेस सरकार के जो 4 साल के कार्यकाल निकला है उसमें अल्पसंख्यकों को लेकर के किसी भी तरह का कोई विकास कार्य, किसी भी तरीके से मदरसों को लेकर के या वक्फ बोर्ड को लेकर के या हज कमेटी को लेकर के अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी भी विभाग में कार्य नहीं हुए, उसको लेकर के ज्ञापन दिया है। साथ ही जनवरी माह में ख्वाजा गरीब नवाज साहब का उर्स है, उस उर्स को लेकर भी हमने ज्ञापन दिया कि अजमेर प्रशासन उसको लेकर के कोई व्यापक व्यवस्थाएं नहीं कर रहा है, क्योंकि दरगाह शरीफ के उर्स में पूरी दुनिया भर से जायरीन आते हैं, लाखों जायरीन यहाँ पर जियारत के लिए आते हैं, उनके लिए समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये 4 साल का जो कांग्रेस सरकार का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में अल्पसंख्यक समाज के, मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि अल्पसंख्यक समाज के 90% से अधिक वोट लेकर के कांग्रेस सरकार बनी, लेकिन 90% वोटों के बदले में अल्पसंख्यकों को क्या दिया, एक ले दे के अल्पसंख्यक मंत्री बनाया। अरे अल्पसंख्यक मंत्री तो वैसे भी मुसलमानों के हिस्से में आता है। पिछली हमारी जब सरकार थी तो 6 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, उसके अलावा हमारे यूनुस खान जी को 2 मंत्रालय देकर के कैबिनेट मंत्री बनाया था। तो जो मुसलमानों के दम पे बनी हुई सरकार है, उसी सरकार में मुसलमानों के लिए और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए कार्य नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर के आज हमने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स। प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग बॉडी। सभी सुविधाओं सहित, तो क्यों ना मनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट,
झलकारी बाई पंचील अजमेर। संपर्क करें 8209425287। शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रिक आइटम, LED, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ, 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5, नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। वैष्णव ब्राह्मण सेवा समिति अजमेर की ओर से पुष्कर स्थित समाज की धर्मशाला में सोमवार को आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में तुलसी सालिग्राम सहित समाज के 21 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधे, जिसमें वर वधु पक्ष से किसी प्रकार का कोई शुल्क व सहयोग राशि नहीं ली गई। साथ ही किसी भी तरह का दहेज ना तो लिया और न ही दिया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण रामावत ने बताया कि मांगलिक कार्यक्रम के अनुसार सोमवार सुबह वर वधु की गाजे बाजे के साथ कस्बे में बारात निकाली गई। इसके बाद आयोजन स्थल पर वधु पक्ष की ओर से बारात स्वागत किया गया। तोरण में वरमाला की रस्म के बाद पाणी ग्रहण संस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें वर वधु वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि के समक्ष 7 फेरे लगाकर परिणय सूत्र में बंधे। दोपहर 2 बजे आशीर्वाद समारोह हुआ। सम्मेलन में राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने भाग लिया। बताया कि सम्मेलन में तुलसी सालिग्राम सहित समाज के 21 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगे। बताया कि सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पार्षद कमल रामावत, जगदीश रामावत आदि को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। समाज की सूचनाएं रामावत ने बताया कि कोरोना काल की त्रासदी के दौरान जिन बच्चों के सिर से माँ बाप का साया नहीं रहा, ऐसे 3 जोड़ों का विवाह इस निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन में समाज द्वारा करवाया गया। ये वैष्णव ब्राह्मण सेवा समिति जिला अजमेर के तत्वाधान में मुख्य संयोजक श्रीमान रामस्वरूप जी वैष्णव के निर्देश में एवं नाथू जी जाडली के निर्देश में ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता हमारे मुख्य अतिथि श्री अध्यक्ष महोदय श्री रामावत साहब, सत्यनारायण जी रामावत के द्वारा की जाएगी। एवं इसमें निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन करने का हमने प्रयास किया है और वैष्णव समाज का इसमें बहुत बहुत योगदान रहा है। टोंक जिले के ग्राम लांबा हरि सिंह से रुणीजा धाम के निकले बाबा रामधन मेघवंशी की लोटान यात्रा का नसीराबाद में निकटवर्ती ग्राम दिलवाड़ा में ग्राम वासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि बाबा रामदेव के परम भक्त रामधन मेघवंशी ने अपनी लौटन यात्रा की शुरुआत 22 सितंबर 2022 को ग्राम लांबा हरि सिंह से प्रारंभ की थी, जो कि आज नसीराबाद पहुंची, जहां यात्रा को देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ लग गई। भक्तों ने जानकारी देते हुए बताया कि रामधन मेघवंशी प्रतिदिन 4 घंटे में 1 किलोमीटर की यात्रा करके अपना सफर तय कर रहे हैं। जहां नसीराबाद वासियों ने लौटन यात्रा में चल रहे रथ के अंदर जल रही बाबा रामदेव के अखंड ज्योत में लौटन अवस्था में यात्रा कर रहे बाबा रामदेव के परम भक्त रामधन मेघवंशी का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। जानकारी देते हुए ग्रामवासियों ने बताया कि बाबा रामदेव के परम भक्त रामधन मेघवंशी ने बाबा के भक्तों को बाबा रामदेव महाराज की जल अखंड ज्योति से साक्षात चमत्कार दिखाया। वहीं यात्रा के दौरान भक्तों के कष्टों का निवारण भी किया गया। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि रामधन मेघवंशी की लौटन यात्रा को देखने के लिए हजारों की तादाद में भक्तगण पहुंच रहे हैं। रामधन जी महाराज की 5वीं यह लोटन यात्रा है। यह प्रतिदिन 1 किलोमीटर चलते हैं और उसके बाद दूसरे दिन चले जाते हैं और यह लगभग यह 5वीं यात्रा है। यह 5वीं यात्रा 20 सितंबर 2022 से शुरू हुई और यह लांबा हरि सिंह जिला टोंक से रवाना हुई है। यह लगभग इसकी अवधि पूरी
2 वर्ष के बाद पूरी होगी। ये लांबा रिसिंग से रवाना हुई तो ये बाबा रामदेव रे जा रहे हैं रूनीजा। श्री सर्वेश्वर मित्र मंडल अजमेर की मासिक बैठक संस्था के अध्यक्ष पूर्व पार्षद शैलेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में गौड़ ब्राह्मण सभा भवन डीआरएम ऑफिस के पास माल रोड अजमेर में रखी गई। संस्था अध्यक्ष पूर्व पार्षद शैलेंद्र अग्रवाल व महासचिव प्रेरणा अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ इष्ट वंदना के साथ होगा। फिर महासचिव द्वारा गत मासिक सभा की कार्रवाई विवरण का पठन कर पुष्टि कराई जाएगी। इसके बाद जिन सदस्यों का इस माह जन्मदिन आता है उनका अभिनंदन किया जाएगा। तत्पश्चात भजन, मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। संस्था अध्यक्ष व महासचिव ने संस्था के सभी सदस्यों से आवश्यक रूप से समय पर पधारकर कार्यक्रम को सफल बनाने का आग्रह किया। अजमेर की एक सामाजिक संस्था है श्री सर्वेश्वर मित्र मंडल, जिसकी 1976 में स्थापना हुई थी। इस संस्था की ओर से हर महीने मासिक बैठक होती है। इसमें 100 सदस्य बने हुए, हमारे सदस्यों की संख्या भी सीमित है, 100 से ज़्यादा हम सदस्य इसमें बनाते नहीं हैं। और हर महीने इसकी मासिक बैठक होती है। मासिक बैठक में सबसे पहले पिछले में जो मीटिंग होती है इसका कार्य विवरण पढ़कर उसकी पुष्टि कराई जाती है। फिर जिन सदस्यों का इस महीने जन्मदिन होता है उनको शुभकामना कार्ड देकर उनका माल्यार्पण करके उनके दीर्घायु जीवन की कामना की जाती है। उसके बाद भजन और मनोरंजन का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और कार्यक्रम का समापन अल्पाहार के साथ होता है। अगले महीने 5 दिसंबर को श्री सर्वेश्वर मित्र मंडल का 47वां स्थापना दिवस कोटेश्वर महादेव मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। उसके बारे में भी आज इस मीटिंग में चर्चा की गई और जिन सदस्यों का जन्मदिन था उनका भी हमने जन्मदिन मनाकर सबको शुभकामनाएं दी। अजमेर की उभरती पारिवारिक संगीत की संस्था संगीत के साधक का स्नेह मिलन में संगीत में आयोजन कल रविवार को मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हेमंत शर्मा में विशिष्ट अतिथि गौतम जैन रहे। आइए सुनते हैं व देखते हैं मधुर गीत की झलकियां। खबरों का सफर ही समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज की चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।